एडवोकेट मनमोहन। आज हम लोग टोर्ट में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को दैट इज एब्सोल्यूट लायबिलिटी पूर्ण दायित्व के सिद्धांत को पढ़ेंगे और साथ ही साथ ये किस केस में इवॉल्व हुई और भोपाल गैस कांड और हाल ही में घटित विशाखापट्टनम गैस कांड से इसका क्या संबंध है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो ये शुरू करते हैं एब्सोल्यूट लायबिलिटी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को पढ़ा, जिसमें रेनल्ड को कंपनसेशन अमाउंट देने के लिए लायबल किया और साथ ही साथ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के कुछ एक्सेप्शन को भी पढ़ा। लेकिन एब्सोल्यूट लायबिलिटी में इन एक्सेप्शन को मानने से इनकार कर दिया, जैसा कि एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में भी कहा कि रेनल्ड वर्सेस फ्लेचर के नियम में प्रतिपादित अपवादों को मानना आवश्यक नहीं है, और यह कहते हुए एब्सोल्यूट लायबिलिटी के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। एक बार हम एब्सोल्यूट लायबिलिटी को समझ लेते हैं कि क्या होती है। एब्सोल्यूट लायबिलिटी का अर्थ, जब एक कंपनी या इंडस्ट्री अपने प्रेमिसेस में कोई हराजियस या डेंजरस सब्सटेंस को लेकर आती है और वो सब्सटेंस उसकी प्रेमिसेस से एस्केप हो जाते हैं और किसी व्यक्ति को कुछ डैमेजेस कॉज करते हैं, या वो सब्सटेंस एस्केप नहीं भी होते, उसकी प्रेमिसेस के अंदर ही किसी व्यक्ति को डैमेजेस कॉज करते हैं, तब कंपनी वहां कंपनसेशन अमाउंट देने के लिए लायबल है और पूर्ण दायित्व के आधार पर कंपनी को कोई भी एक्सेप्शन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये कंपनी का दायित्व होता है। अगर वो कोई हराजियस या डेंजरस सब्सटेंस को अपनी प्रेमिसेस में लेकर आ रही है, देन इट हैज ए ड्यूटी ऑफ द कंपनी कि वो उसके ऊपर सुरक्षा और सावधानी के और सतर्कता के सभी साधन को अपनाए, चाहे उसने कोई भी नेग्लिजेंस ना बरती हो। लेकिन वहां पर अगर किसी व्यक्ति को डैमेजेस कॉज होते हैं तो कंपनी पूर्ण दायित्व के आधार पर लायबल होगी। आइए शुरू करते हैं एमसी मेहता को। एमसी मेहता में क्या हुआ, एक बार मैं केस के फैक्ट बता देता हूं। एमसी मेहता दिल्ली के एक घनी आबादी वाले क्षेत्र में एस्टेब्लिश थी, जो श्री राम फूड्स एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के नाम से कंपनी रही। इसको बंद करने के लिए एक पीएल भी डाला गया, लेकिन अभी पीएल पेंडिंग ही थी। इस कंपनी से ओलियम गैस का रिसाव हो गया, जिससे बहुत लोग प्रभावित हुए। उन लोगों ने कंपनसेशन अमाउंट के लिए एक सूट फाइल किया। कोर्ट ने कंपनी को लायबल करते हुए कंपनसेशन अमाउंट देने के लिए लायबल किया। एक बार कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए कि इसमें जस्टिस कौन थे। जस्टिस पीएन भगवती ने कंपनी को लायबल करते हुए ये कहा कि रेनल्ड वर्सेस फ्लेचर के नियम को मानना आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये नियम तब दिए गए थे जब साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं हुई थी। इसीलिए कोर्ट ने कंपनी को लायबल करते हुए कंपनसेशन अमाउंट देने के लिए कहा। अब बात करते हैं भोपाल गैस त्रासदी। यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसे भोपाल गैस कांड के नाम से भी जाना जाता है। इस केस में क्या हुआ, एक बार मैं फैक्ट बता देता हूं पूरे। यहां से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ, जो 3 दिसंबर 1984 को रिसाव हुआ था। रिसाव होने के बाद यूनियन ऑफ इंडिया 1985 में भोपाल गैस लीक डिजास्टर एक्ट के नाम से एक ऑर्डिनेंस लेकर आई और यूएस कोर्ट में कंपनी के अगेंस्ट में एक सूट फाइल करती है। लेकिन यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इस सूट को डिसमिस करते हुए कंपनी को $5 मिलियन देने के लिए लायबल किया। यूनियन ऑफ इंडिया इसी डिसमिस के अगेंस्ट में वहां की अपीलेट कोर्ट में एक रिवीजन डालती है और वो रिवीजन भी डिसमिस कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि आप इंडिया में ही उसके अगेंस्ट में सूट फाइल कीजिए। यूनियन ऑफ इंडिया भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कंपनी के अगेंस्ट में सूट फाइल करती है और क्लेम करती है कि उसे $3.3 बिलियन दैट इज 3900 करोड़ रुपीस दिए जाने चाहिए फॉर द कंपनसेशन अमाउंट। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 350 करोड़ रुपए ही फाइन किया कंपनी के ऊपर। इसके अगेंस्ट यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन एमपी हाई कोर्ट में एक सूट फाइल करती है और एमपी हाई कोर्ट उस 350 करोड़ को 250 करोड़ तक घटा देती है। उसके अगेंस्ट में यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में एक रिवीजन डालती है
अपील करती है। अपील में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को फाइनल करते हुए कंपनी के ऊपर 450 करोड़ रुपए का फाइन लगाते हुए कहा कि यह फाइन 31 मार्च 1989 तक को दे दिया जाना चाहिए। दैट मीन्स कंपनी ने एब्सोल्यूट लायबिलिटी के सिद्धांत को अपनाते हुए और कंपनी को कोई भी अपवाद न देते हुए कंपनी के ऊपर 450 करोड़ रुपए का फाइन लगाया। अब बात करते हैं विशाखापट्टनम गैस कांड की। विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर्स लिमिटेड नाम की कंपनी थी जो प्लास्टिक के प्रोडक्ट बनाती थी, लेकिन वहां से भी 7 मई 2020 को एक स्टाइरिन गैस लीक हो गई। इट इज द रॉ मटेरियल ऑफ द कंपनी। स्टाइरिन गैस लीक होने से वहां के बहुत से लोग प्रभावित हो गए और एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कंपनी के ऊपर 50 करोड़ रुपए का फाइन लगाया और कंपनी के अगेंस्ट में, एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए कि कंपनी के अगेंस्ट में कौन कौन से सेक्शन के अंतर्गत उसके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च की गई। कंपनी के अगेंस्ट आईपीसी के सेक्शन 278, 284, 285, 337, 338 और सेक्शन 304 बी के तहत एफआईआर लॉन्च की गई। और आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा और इस टॉपिक के बारे में इतना ही। थैंक यू सो मच।